नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं अदिति राजपूत। तो दो खबरों पर आज बात करेंगे चैट जीपीटी की। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो लॉन्च होते ही वायरल हो गया क्योंकि ये परीक्षाओं से जुड़े कोई भी जटिल से जटिल सवालों के आसानी से जवाब दे रहा है। लेकिन क्या ये सचमुच हमारे लिए फायदेमंद है, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर जो है वो आसाराम से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर बलात्कार के एक और मामले में आसाराम को दोषी करार यहां पर दिया गया है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। गुजरात की गांधीनगर कोर्ट है जिसने ये उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो पूरी खबर भी आपको हम आगे दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बड़ी खबर में एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जिसने दुनिया भर में सनसनी फैला दी है। हम बात कर रहे हैं चैट जीटीपी की, जो लॉन्च होते ही वायरल हो गया है। ये परीक्षाओं से जुड़े कोई भी जटिल से जटिल सवालों के झट से जवाब दे रहा है। जवाब भी ऐसे मानो मशीन से नहीं, किसी इंसान ने दिए हो। गलती होने पर इंसानों की तरफ माफी भी मांगता है। दरअसल ये चैटबॉट मशीन लर्निंग पर बेस्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसमें पब्लिकली मौजूद सारा डेटा फीड किया गया है। इसकी क्षमताओं को पता लगाने के लिए लोगों ने इससे MBA, लॉ समेत कई एग्जाम्स जो हैं वो भी दिलवा लिए हैं। यानी चैटबॉट इतना सक्षम है कि ये आपके हर सवाल के जवाब पलक झपकते ही दे सकता है। लेकिन भविष्य के लिए इसे अच्छा नहीं बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चैट जीपीटी ने US मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम तक पास किया है। जानकारों का मानना है ये आने वाले 1 से 2 सालों में टेक जायंट गूगल का सर्च बिजनेस जो है उसे भी खत्म कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या छात्रों के जो सीखने की क्षमता है उस पर इस तरह के जो चैटबॉट हैं ये गलत असर नहीं डाल रहे हैं, उनकी क्षमता को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। तो क्या है चैट जीपीटी? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट है ये। बीते साल नवंबर में OpenAI कंपनी ने इसे लॉन्च किया। इंटरनेट ब्राउजर से कोई भी चैट जीपीटी तक पहुंच सकता है। चैट जीपीटी ज्यादातर सवालों के जवाब देता है। चैट जीपीटी इंसान की तरह सोच समझ कर जवाब देता है और जिन लोगों ने इसे आजमाया है वो साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि आप कोई भी सवाल उस पर डालते हैं वो आसानी से उसका जवाब कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड्स में देने लग जाता है। तो आखिर चैट जीपीटी ने ये चिंता जो है ये क्यों बढ़ा दी है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ये फायदेमंद है या ये नुकसानदायक है। चैट जीपीटी निबंध लिख सकता है, रिसर्च पेपर्स को सारांशित कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि रिसर्च पेपर्स लिखने में कितनी रिसर्च करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर उसको ये समराइज कर लेता है तो ये कितना काम आसान बना दे रहा है। कंप्यूटर कोड भी ये जनरेट कर सकता है। चैट जीपीटी कई परीक्षाएं पास कर चुका है। चैट जीपीटी ने US मेडिकल लाइसेंसिंग परीक्षा पास की, जिसके बाद सनसनी जो है इसको लेकर ज़्यादा फैल गई। इसने ज़्यादा सुर्खियां उसी मेडिकल लाइसेंसिंग परीक्षा को पास करने के बाद बटोरी है। अमेरिका के कई स्कूलों में चैट जीपीटी को बंद करना पड़ा है। न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से इसे बैन कर दिया गया है। बच्चों की सीखने की क्षमता पर यह असर डाल रहा है, ये बात निकल कर सामने आ रही है। बच्चे चैट जीपीटी की मदद से होमवर्क तक अब करने लगे हैं। और जब ये खबर आई कि चैट जीपीटी ने US मेडिकल लाइसेंसिंग परीक्षा पास कर ली है तो इस पर ट्विटर के CEO एलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन, यकीन है सब कुछ ठीक होगा। एक खबर जब मेडिकल लाइसेंस वाली यहाँ पर सामने आई थी उसके जवाब में एलॉन मस्क जो है इस तरह का जवाब देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। जब किसी यूजर ने इसमें ये लिखा था कि एक लाइसेंसिंग का एग्जाम जो है, मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम तक इसने पास कर लिया है चैट जीपीटी ने। उसके बाद एलॉन मस्क ने भी इस पर इस तरह से जवाब दिया है। तो चैट जीपीटी को लेकर अब बेंगलुरु में भी इसको लेकर बहस जो है वो शुरू हो गई है कि इस पर बैन लगाया जाए या नहीं। बेंगलुरु में शिक्षकों का क्या कुछ कहना है वो हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए यहाँ पर दिखाते हैं। हमारे सहयोगी निहाल की रिपोर्ट। चैट जीपीटी एक ऐसा ऐप है जो लॉन्च होते ही वायरल हो गया। सवाल परीक्षा से जुड़े किसी कॉम्प्लेक्स जोड़ भाग का हो या फिर किसी और विषय का, बस सवाल पूछिए और जवाब हाजिर। Everything, right chapter and all that. It also states the limitations. Have you seen it also? I think it will be more threat to the upcoming generation who are in the learning phase. That's what I'm telling you. Now, my sister has to wrote a story. She used this app There is about to use like it in a blog screen. also. Yeah. About the app, they're giving out every single information. Even they have placed the codings. छात्रों को भले ही ये ऐप रास आ रहा हो, लेकिन शिक्षकों को इस पर रिजर्वेशन। उन्हें लगता है कि इस तरह के जितने भी ऐप हैं
वो छात्रों को मानसिक तौर पर विकसित होने से रोकते हैं। मनुष्य में अपने अपने ढंग से सोचने की अद्भुत क्षमता होती है और किसी काम को करने की भी। सभी लोग अलग अलग ढंग से सोचते हैं और ये उनकी नेचुरल प्रतिभा है। चैट जीपीटी जैसे ऐप इसमें बाधा बन सकते हैं। यानी शिक्षक चाहते हैं कि इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो कि छात्रों को ऐप इस्तेमाल की इजाजत दी जाए या नहीं। न्योनिका मुखर्जी मास कम्युनिकेशन की छात्रा हैं। चैट जीपीटी उन्हें बहुत पसंद है और उनके दोस्तों को भी। चैट जीपीटी का मकसद था टू मेक ह्यूमन लाइव्स इजियर, टू गिव अ वन स्टॉप सोल्यूशन वेयर दे डोंट हैव टू गो एंड ब्राउज इन डिफरेंट वेबसाइट्स। दैट वाज द मकसद, बट पीपल बीइंग पीपल, द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज टू रिजोर्ट फॉर समथिंग इजियर टू मेक लाइफ इजियर। सो हाँ, सीखना लिमिटेड हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम लाइफ शायद थोड़ी इजी हो जाएगी। हाल ही में फ्रांस विश्वविद्यालय ने चैट जीपीटी को बैन किया। सवाल सिर्फ चैट जीपीटी का ही नहीं है, गणित, विज्ञान और दूसरे विषयों से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए बड़ी संख्या में ऐप है। क्या इन सब को विश्वविद्यालयों और स्कूलों में प्रतिबंधित करना चाहिए? I think banning is not going to help because at the end of the day, if the students want to. देखिए, प्रतिबंध लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि बेहतर होगा कि इस तकनीक का मौजूदा परिस्थिति में किस तरह से छात्र भी इस्तेमाल कर सके, इस पर हमें काम करना चाहिए। University to access their capability. तकनीक का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, ये आपको तय करना है। छात्रों को यह समझाने की कोशिश हो रही है कि जीवन में बड़े लक्ष्य शॉर्टकट मेथड से हासिल नहीं किए जा सकते। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिससे आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि आखिर ये चैट जीपीटी है क्या। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर अर्जुन रे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आईआईटी दिल्ली में, और डॉक्टर कर्णिका सेठ हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अर्जुन रे, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगी। ये कहा जाता है कि तकनीक के साथ जितना हम कदम मिलाकर चलें, तकनीक उतने अच्छे से हमारा साथ देती है और हमें फ़ायदा पहुंचाती है। लेकिन कई अब ये जो चैट जीपीटी है, इसको लेकर तो कई तरह के सवाल यहाँ पर उठने लगे हैं कि यहाँ पर एक तरह से इसे शॉर्टकट के रूप में अपनाया जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? धन्यवाद। तो पहले जब गूगल आया था तो यही चिंता जताई जा रही थी कि गूगल क्या इंफॉर्मेशन जो मेमोराइज करने के रीजंस होते थे क्या रिप्लेस कर देगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने जी डॉक्टर अर्जुन, आपका ऑडियो हम तक ठीक से नहीं पहुंच रहा है, हम उससे ठीक करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कर्णिका सेठ, आप साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, आप इसे किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि यहाँ पर अब ये सामने आई है इसको लेकर खबरें कि अमेरिका में इसने मेडिकल एग्जाम, जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, वो तक इसने पास कर लिया है, MBA लॉ जैसे एग्जाम्स ये पास हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट के रूप में भी अब देखा जा रहा है और इसीलिए इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चैट जीपीटी जो है एक नया टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है AI में। और जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, जब वो नई आती है उसका मिसयूज भी हो सकता है और राइट यूज भी हो सकता है। सो इन माय व्यू ये ज़रूरी है कि हम इनोवेशन को बढ़ावा दें। हमारा जो देश है ग्लोबल वर्ल्ड लीडर बन चुका है इन अ सेंस इन IT, और अगर चैट जीपीटी जैसा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आया है तो हाँ, उसका मिसयूज ना हो, उस चीज़ पे चर्चा ज़रूर होनी चाहिए और उस पर कड़ी आई वुड से पॉलिसी बने और उसको रोका जाए कि किसी साइबर क्राइम में यूज़ ना हो, या बच्चों को वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ना बना दे कि वो अपनी थिंकिंग को थॉट करें, उसको वो अच्छे से यूज़ ना कर पाएँ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चैट जीपीटी का एक टूल की तरह से इस्तेमाल होना सही बात है, बट वो एक ह्यूमन थिंकिंग को रिप्लेस पूरी तरह नहीं कर सकता। और इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि बच्चों को अगर ऐसे राइटिंग में हेल्प हो रही है उससे, तो कुछ हद तक वो एक
एक मेथोडोलॉजी की तरह से यूज हो, बट वो ह्यूमन थिंकिंग और थॉट प्रोसेस को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो उसको कई जगह बैन किया जा रहा है, कई इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं यूएस में या अदरवाइज जो इसको कम्प्लीटली बैन कर रही हैं। हमारे देश में हमें ये देखना है कि चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी को हम बैन नहीं करें, पर उसका सही इस्तेमाल, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई को हम प्रमोट करें। सस्टेनेबिलिटी, जैसे हम कहें, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिवनेस एंड रिस्पॉन्सिबल एआई, जिसमें अकाउंटेबिलिटी है, जिसमें ग्रोथ है, विद अ पॉजिटिव माइंडसेट हम उसे यूज कर पाएं। दैट इज द राइट वे फॉरवर्ड। एक बार डॉक्टर अर्जुन की भी मैं प्रतिक्रिया लेने चाहूंगी, उनका जवाब पूरा नहीं हो पाया था। जी डॉक्टर अर्जुन। हाँ जी, मैं कह रहा था कि जब गूगल आया था, गूगल सर्च, यही सोच थी कि गूगल सर्च क्या मेमोराइजिंग जो कैपेबिलिटी है वो रिप्लेस कर देगा और इसी के कारण गूगल सर्च बैन होना चाहिए या जो भी है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि गूगल सर्च एक्चुअली एक बना लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए। हेलो जी जी, एम आई ऑडिबल? यस, प्लीज गो अहेड। हेलो, तो डॉक्टर डॉक्टर अर्जुन से हम सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस बात को आप कह रही हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ऐसे यूज़ करने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर इसके लिए एक नई जो अकाउंटेबिलिटी सेट करने वाली बात भी आप कह रही हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि कौन कहाँ किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहा है वो एक बहुत बड़ा सवाल फिर पैदा कर देता है ऐसे में। और फिर हम देख रहे हैं कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस है, और इस तरह से अगर कहीं ना कहीं उनकी क्षमता प्रभावित होती है, अगर वो इस तरह के शॉर्टकट्स अपनाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके बौद्धिक स्तर पर भी फर्क पड़ेगा। ऐसी टेक्नोलॉजीज जब हम encourage करेंगे तो उसका हमें सोल्यूशन, चैलेंजेस तो आएंगे, हमें सोल्यूशंस भी खुद ही ढूंढने हैं। जब एक टेक्नोलॉजी चैलेंज देता है तो टेक्नोलॉजी ही सिक्योरिटी सोल्यूशन भी, प्रोटोकॉल भी देता है। तो उसको अब यूएस में भी ये देखा जा रहा है कि कैसे हम ये डिटेक्ट कर पाए कि कोई चैट जीपीटी के जरिए से रिसर्च कर रहा है या उसे पूरी तरह एसे के पूरा का पूरा एसे लिख रहा है, वो चीज देखना जरूरी है। तो जहां तक ये एक रिसर्च के लिए एक टूल बनता है, वो हम समझ सकते हैं कि वो रिसर्च में, क्योंकि इंटरनेट वॉल्यूमनेस, बहुत ज्यादा डेटा है इंटरनेट पे, और अगर वो कई राइट कीवर्ड से, जैसे एक सर्च इंजन की तरीके से यूज किया जा रहा है जिसमें आप सर्च कर सकते हैं आर्टिकल्स और डिफरेंट पेपर्स, तो समझ में आता है। लेकिन हाँ, अगर वो आपका पूरा होमवर्क कर रहा है तो दैट इज रॉन्ग। दैट इज समथिंग दैट आई वुड स्ट्रांगली से कि उस चीज पे आपको सिक्योरिटी सोल्यूशन ढूंढने चाहिए कि जिसमें आप बता सकें कि वो एक टूल की तरीके से यूज हुआ है या पूरा का पूरा। लेकिन डॉक्टर कर्णिका, यहाँ पर अगर सोल्यूशन की बात की जाए तो ये संभव नहीं है। जिस तरह के सेटअप में अब हम लोग रहते हैं, माता पिता दोनों काम करते हैं, बच्चों पर हर वक्त नजर रखना उतना संभव नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो होमवर्क कर रहे हैं, कई बार एक एज के बाद बच्चों को अपना स्पेस भी चाहिए होता है। तो आप उन मुश्किलों को भी समझती होंगी, तो उस हिसाब से क्या आपको लगता है वाकई में कि इस तरह के ब्राउजर्स जो हैं चैट जीपीटी वाले, उनको आगे आने देना चाहिए या उनको जगह मिलनी चाहिए? देखिए, एजुकेशन इंडस्ट्री से लेके हेल्थ केयर में या रिटेल में हर जगह कन्वर्सेशनल एआई चैट जीपीटी का प्रयोग हो रहा है। उसका बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते और टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता। आज के टाइम में जब हम डिजिटलाइजेशन में हैं, हर चीज डिजिटलाइज हो रही है, तो उसके फायदे भी बहुत हैं। हाँ, जैसे क्राइम बढ़ता है या उसका मिसयूज बनता है या उसका नेगेटिव पिटफॉल्स होते हैं, उनको ब्लॉक किया जा सकता है, उनके सोल्यूशंस ढूंढे जा सकते हैं। एक टाइम पे ये भी बात होती थी कि क्या हम एक्सेस टू टेक्नोलॉजी बिल्कुल बच्चों के लिए बैन कर दें, बिकॉज इस पे तो बहुत कुछ है जो नहीं उनके लिए राइट है, हार्मफुल है। पर क्या वो एक कंजर्वेटिव मेथोडोलॉजी, नैरो माइंडसेट नहीं होगा? आज के टाइम में जब हम भारत देश की बात करते हैं कि हम ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स हैं आईटी इंडस्ट्री में, और हम इतना टेक्नोलॉजिकली डेवलप कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन टेक्निकल फिल्टर्स या टेक्निकल प्रोटोकॉल्स के हिसाब से बनाया जा सकता है। चैट जीपीटी डिटेक्ट कब हो सकता है, किस हद तक यूज हुआ है, वो टेक्नोलॉजी भी साथ साथ डेवलप हो तो इसका फायदा भी उठाया जा सकता है, जिस राइट सेंस ऑफ द वर्ड में, रिस्पॉन्सिबल एआई। तभी हम ये नहीं कहते कि इररिस्पॉन्सिबली उसे यूज किया जाए। अभी G20 चल रहा है, G20 में भी बातचीत यही होगी कि हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें। इंडिया को एक फ्रंट स्टेज पे दे रहे हैं हम पूरे वर्ल्ड लीडर की तरीके से,
तो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, बिल्कुल। तो महत्वपूर्ण Sustainable बात आप ChatGPT यहाँ पर की डॉक्टर बात कर्णिका कह रही हैं कि हमें जिम्मेदारी भी यहाँ पर तय करनी होगी, जवाबदेही भी तय करनी होगी कि किस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये खुद इसका इस्तेमाल करने वालों पर भी कहीं ना कहीं निर्भर करेगा। अगर वो खुद जिम्मेदार हो जाएंगे तो बेहतर है, और अगर इसका मिसयूज हो रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो वहाँ पर जवाबदेही भी तय करनी होगी। उसको लेकर कानून भी बनेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि तकनीक के साथ कदमताल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसे बैन लगाकर या उस तरह से हम शायद उसे दूसरे तरीके से अपने सिस्टम में दाखिल करवा लें, उससे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्जुन और डॉक्टर कर्णिका, आप हमारे साथ जुड़े। यहाँ पर बड़ी खबर में हम एक ब्रेक के लिए रुकने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आसाराम को एक और रेप के मामले में उम्र कैद की सजा, उस पर बात करेंगे। बलात्कार के एक और मामले में दोषी आसाराम को गुजरात की गांधीनगर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। ये मामला 2013 का है। आसाराम पर सूरत की एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया था और पीड़ित की छोटी बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाया। आसाराम अभी जोधपुर जेल में है और आसार आश्रम में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहा है। अदालत ने सोमवार को आसाराम को सूरत की रहने वाली एक महिला शिष्या से 2001 से 2006 तक कई बार बलात्कार करने के मामले में दोषी ठहराया था। ये तब हुआ जब शिष्या अहमदाबाद के पास मोटेरा में अपने आश्रम में रह रही थी।